हेलो फ्रेंड्स, देखिए पहला प्रश्न हम लोग जो है कि एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। और जो है कि आपको जो है कि अगर आंसर पता है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा है पहले चैप्टर से 10th की एनसीईआरटी से निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है। तो यहाँ से इनमें से कौन सा संसाधन अचक्रीय है। तो जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, कोयला है। कोयला क्या है तो अचक्रीय जो है कि संसाधन है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से देखिएगा जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। तो जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। तो जीवाश्म समूह फ्रेंड्स जो है कि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी से बिल्कुल हम एमसीक्यूज को लाइन बाय लाइन बनाए हैं। और देखिएगा मैं अपने तरफ से जो है कि प्रयास करता हूँ कि कोई भी प्रश्न गलत न पढ़ाऊँ। लेकिन फ्रेंड्स उसमें जो है कि इतने 100 एमसीक्यूज कराने की वजह से फ्रेंड्स जो है कि एक आध दो प्रश्न मिस्टेक हो जाते हैं, तो उनको जो है कि आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स जो प्रश्न आपको गलत लगे आप जो है कि कमेंट बॉक्स में अगर उस प्रश्न को बताएंगे तो सबसे पहले आप चैप्टर लिखिएगा, किस चैप्टर से और कौन से नंबर का प्रश्न गलत है, मैं जो है कि उसका जो है कि संशोधन करूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देखिए भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स पहली पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ये जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिएगा जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए हमें क्या आवश्यक है। तो हमें यहाँ पर संसाधनों का समान वितरण, यही जो है कि हमें आवश्यक है जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिकी संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा 5 का जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर 6 नंबर के प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है। तो इनमें से जो है कि कौन मानव निर्मित संसाधन है। तो मशीनें फ्रेंड्स बिल्कुल मानव निर्मित संसाधन है। और जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे और 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है। यानी कि ये भी जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है कि गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है। तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया गया है। लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति, जो है कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जो है कि आप लोग नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं। यानी कि फ्रेंड्स भारत में किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। पठार, जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए पठार में जो है कि खनिजों और जीवाश्मों ईंधन के समृद्ध भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और देखिएगा आगे यहाँ पर हमारे देश में जंगलों वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है। यानी कि एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। तो जो है कि हमारे देश में जंगलों
वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? तो 33% बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा ये राष्ट्रीय वन नीति 1900 जो है कि 52 के तहत यहाँ पर 1952 के तहत राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत यहाँ पर 33% जो है कि जंगलों वनों के लिए वांछित क्षेत्र है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। और देखिएगा आगे यहाँ पर संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि जो है कि संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया गया है कि उत्पत्ति के आधार पर आप जैविक और अजैविक संसाधनों में जो है कि वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा आगे यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नकरणी के लिए जिम्मेदार है, यानी कि किस राज्य में जो है कि पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा आपके एनसीईआरटी में दिया गया है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और जो है कि इसमें 2 राज्य और हैं जिनमें जो है कि ये 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र है। तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र को, ठीक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र को आप जो है कि याद रखिएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में क्या है, अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा आगे 12 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की कटौती चलती है और गहरे चैनल बनाते हैं, वो निम्न में से क्या होते हैं? तो जो है कि अनावली का अपरदन होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखिएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है, यानी कि 4 ऑप्शन है, चट्टान, लौह अयस्क, सोना और पशु। इनमें से जैविक संसाधनों का एक कौन सा उदाहरण है, उसको जो है कि आपको बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, जैविक संसाधन में जो है कि पशु आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनेंगे और मैं प्रूफ के साथ भी दिखाया हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपके लिए एमसीक्यूज बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए आप जो है कि कॉन्सेप्ट भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है 9 की एनसीईआरटी की। और जो है कि आपने कल 9th की जो है कि एमसीक्यूज को भी कंप्लीट किया, उस पर जो है कि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, हमें देखकर अच्छा लगा। और देखिएगा उसमें जो है कि एक प्रश्न शायद हमसे मिस्टेक हो गया है, उसमें जो है कि टोटल जो है कि आपके 29 राज्य शायद हम बता दिए हैं। तो जो है कि वर्तमान में आपके 28 राज्य हैं। और जो है कि तेलंगाना जो है कि 2019 में जो है कि आपका बना था 29वां राज्य, लेकिन फ्रेंड्स अभी वर्तमान में क्या है, तो जो है कि तेलंगाना 28वां राज्य है। आप वर्तमान में 28 राज्य याद रखिए, ठीक है। और देखिएगा आप जो है कि 14 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो 14 नंबर का प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि कौन सा जैविक संसाधन नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। तो जो है कि फ्रेंड्स यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, देखिए चट्टानें क्या हैं, जैविक संसाधन नहीं है। और देखिए मत्स्य पालन, पशुधन और वनस्पति जात और प्राणी जात, ये क्या हैं, जैविक संसाधन के उदाहरण हैं। और चट्टानें देखिए ये क्या है, अजैविक संसाधन के उदाहरण हैं। तो नहीं पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखिएगा इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी कि सीढ़ीदार खेती कहाँ पर की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि की जाती है उत्तरांचल में। देखिएगा आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उत्तरांचल देखिए क्या है, तो पुराना नाम है और इसका जो है कि नाम चेंज करके जो है कि उत्तराखंड कर दिया गया था, उत्तराखंड, ठीक है। तो जो है कि उत्तराखंड में जो है कि आपकी सीढ़ीदार खेती की जाती है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे 16 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है।
और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। यानी कि वो कौन सी मृदा है जो भारत की सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और जो है कि भारत के लिए अति महत्वपूर्ण वो मिट्टी है, वो मिट्टी कौन सी है वही हमें जो है कि बताना है। तो जो है कि जलोढ़ मृदा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मृदा फ्रेंड्स भारत के विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है और जो है कि जलोढ़ मृदा भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मृदा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा। देखिए मैं एनसीईआरटी का जो है कि लाइन बाय लाइन उठाकर आपको जो है कि प्रश्न को बनाया हूँ। तो कुछ प्रश्न देखिए अगर हमसे टाइपिंग में अगर एक या दो जो है कि प्रश्न अगर गलत हो गए हों तो उनको जो है कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जो है कि आपका कमेंट का जो है कि रिप्लाई ज़रूर दूंगा और उसको जो है कि सुधारने का प्रयास जरूर करूंगा। यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सा शीत मरुस्थल बाकी देशों के अपेक्षाकृत अलग है। यानी कि कौन सा शीत क्या है मरुस्थल बाकी देशों के अपेक्षाकृत अलग है। तो 17 का जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख, लद्दाख वो शीत मरुस्थल है जो बाकी देशों के अपेक्षाकृत अलग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पंजाब में भूमि निम्नकरणी का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो देखिए पंजाब में भूमि निम्नकरणी का जो है कि मुख्य कारण यह है कि जो है कि यहाँ पर अधिक सिंचाई की जाती है। तो देखिए यहाँ पर खेती भी की जाती है तो अवश्य जो है कि यहाँ पर अधिक सिंचाई होगी। तो यही कारण है जो है कि पंजाब में भूमि निम्नकरणी का जो है कि यही कारण है कि यहाँ पर अधिक सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और फ्रेंड्स देखिएगा आगे यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं। तो यानी कि संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं वो कौन से संसाधन है जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं और लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, वो कौन से संसाधन कहलाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर बी संभाव्य संसाधन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे 20 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। तो देखिए अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैविक, अजैविक, इनसे एक दो प्रश्न जरूर बनता है आपके एग्जाम में, तो इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और देखिए मैं जो है कि चैप्टर वाइज आपकी जो है कि बुक्स को भी पढ़ाऊँगा हाइलाइटर से हाईलाइट करके। और जैसे मैं 9th का पढ़ाया हूँ 9th का आप देख लीजिएगा, मैं 10th का भी जो है कि कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो आप जो है कि टेंशन मत लीजिए, सबसे पहले आप MCQs कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय जो है कि संसाधन है। तो जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन यहाँ पर जो है कि ज्वारी ऊर्जा है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ पर अत्यधिक निछालन द्वारा बनी मिट्टी कौन सी है। वो कौन सी मिट्टी है फ्रेंड्स जो कि अत्यधिक निछालन के द्वारा बनती है या अत्यधिक निछालन के द्वारा उस मिट्टी का निर्माण होता है, उस मिट्टी को जो है कि हमें बताना है। तो यहाँ पर वो लैटेराइट मिट्टी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखिए NCERT में आपके दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स आगे यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से भूमि, भवन, जल और खनिज, इनमें से जो है कि कौन से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भवन क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इनको जो है कि भवन को जो है कि मानव निर्मित करता है, इसलिए ये मानव निर्मित संसाधन है। तो जो है कि इनको जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा आगे भूमि, जल और खनिज ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न जो है कि क्या कह रहा है, जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 प्रश्न बनता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जो है कि जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो पुरानी जो है कि जलोढ़ मिट्टी को जो है कि यहाँ पर बांगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और जो है कि नई जो है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो नई जो है कि जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पर क्या कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी। इसको हम लोग फ्रेंड्स क्या कहेंगे, इससे प्रश्न बनता है। तो जो है कि यहाँ पर देखिएगा नई जलोढ़, यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो
खादर कहते हैं। इसको जो है कि आप नोट डाउन करेंगे, यहीं पे 2 प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। यहाँ पर आपका जो है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे, यहाँ पर काली मृदा को किन नामों से जाना जाता है, यानी कि जो काली मृदा होती है इसको किन नाम से जाना जाता है। तो जो है कि यहाँ पर देखिए इसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, रेगर भी लिखता है, और काली कपास मृदा के नाम से भी काली मृदा जानी जाती है। यानी कि यहाँ पर आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ए व बी दोनों। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा, काली मृदा के अन्य नामों से जाना जाता है रेगुर कपास मृदा। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, 25 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, मरुस्थली मृदा कैसी होती है, यानी कि जो मरुस्थली मृदा होती है वो कैसी होती है। तो देखिएगा मरुस्थली मृदा रेतीली और लवणी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चैप्टर जो है कि आपका ख़त्म होता है, चैप्टर 1 के एमसीक्यूज। और यहाँ पर ये देखिए चैप्टर जैसे ख़त्म होता है, यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके अभ्यास में दिए गए हैं, जो कि फ्रेंड्स यहाँ से भी डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पंजाब में भूमि निम्नकरणी का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो ये हम जो है कि एमसीक्यूज में भी शामिल किए थे। अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो उत्तराखंड में। देखिएगा उत्तराखंड और उत्तरांचल दोनों एक ही है। पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, फिर उसके बाद जो है कि इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है कि सीढ़ीदार खेती देखिए हिमाचल प्रदेश में भी की जाती है और मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में की जाती है। ठीक है, और प्रश्न नंबर यहाँ पर 3 क्या है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग बिल्कुल राइट आंसर है। और काली मृदा देखिए सौराष्ट्र में पाई जाती है, सौराष्ट्र में, मालवा में, और मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा, काली मृदा मुख्य रूप से तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन देखिए सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग देखिए फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं आपके जो है कि कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए, उत्तरांचल राज्य भारत का 27वां राज्य है और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, और जनवरी 2007 में नए राज्य ने अपना नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया था, जिसका अर्थ है उत्तरी क्षेत्र, जो इस क्षेत्र का पारंपरिक नाम है। तो इसको फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पर देखिएगा आगे चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें पहला प्रश्न क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है कि किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन जो है कि राष्ट्रीय पार्क हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है कि पश्चिम बंगाल में है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। और देखिएगा यहाँ पर सरिस्का वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का जो है कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कि आपके जो है कि उत्तर जो है कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो जो है कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कि ये आपके राजस्थान में है। सॉरी फ्रेंड्स, राजस्थान में है, मैं जो है कि मुंह से उत्तर प्रदेश निकल गया था, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य आपके ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है, इसको जो है कि आपको याद रखना है। और देखिएगा आगे जो है कि आपके जो है कि तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तो देखिएगा चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था जो है कि वन संरक्षण। तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है कि आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ पर रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, यानी कि यहाँ पर देखिए टाइपिंग में गलती हो गई है, कम हुआ था, यानी कि इसको आप जो है कि कब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो देखिए 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न जो है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था।
तो जो है कि 1992 में। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर यहाँ पर 5 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। तो बाघ परियोजना देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1973 में शुरू की गई थी बाघ परियोजना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ पर 1992 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। यानी कि 1992 में भारत किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। तो यहाँ पर ये एशियाई चीता को जो है कि भारत विलुप्त घोषित कर चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा आगे यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का जो है कि उदाहरण है। तो जो है कि विलुप्त प्रजाति, इसको जो है कि आप याद रखिएगा लुप्त प्रजाति। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर डी राइट आंसर है। और देखिएगा आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, 9 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है कि मनुष्य के लिए या मानव के लिए जो है कि जैव विविधता यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए जो है कि आपके एग्जाम में और प्रश्न बनता है, 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था। तो देखिए 1991 में संरक्षित जो प्रजातियों की सूची बनाई गई थी उसमें पहली बार जो है कि किसको शामिल किया गया था, तो पौधों को जो है कि शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिएगा यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 1980 और 1986 के तहत किनको संरक्षित जातियों में शामिल किया गया था। यानी कि 1980 और 86 के बीच में किनको संरक्षित जातियों में शामिल किया गया था। तो जो कि यहाँ पर आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यहाँ पर। यानी कि उपरोक्त सभी, यानी तितलियों, पतंगों और भृगों और ड्रैगन फ्लाई, इनको जो है कि 1980 और 86 के तहत इनको संरक्षित जातियों में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि उपर्युक्त सभी ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे 12 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए ये मैं अपने से नहीं यहाँ पे बांधवगढ़ का जो है कि राष्ट्रीय उद्यान का जो है कि प्रश्न बनाया हूँ। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए उन्हीं जो है कि उद्यानों को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आपके बहुत से राष्ट्रीय उद्यान हैं। और यहाँ पर देखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा आगे यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके जो है कि उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें फ्रेंड्स यहाँ पर अवर्गीकृत वन कहते हैं। जहाँ पर वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें जो है कि अवर्गीकृत वन कहते हैं। यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि आपके 15 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, हिमालयन यव क्या है। यानी कि हिमालयन यव क्या है। तो जो है कि हिमालयन यव फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि एक औषधि पौधा है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसका जिक्र जो है कि आपके एनसीईआरटी में किया गया था। इसलिए फ्रेंड्स इसको जो है कि हमें एमसीक्यूज में बनाना पड़ा। और देखिएगा आपके जो है कि 16 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से जो है कि कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंध का प्रभारी है। तो यहाँ पर जो है कि 16 का जो है कि सी वन विभाग जो है कि ये क्या करता है, तो भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का कार्य करता है, तो वन विभाग। यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित कौन सी एजेंसी
करती है। तो यहाँ पर जो देखिए ये एजेंसी कौन सी है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, जिसका क्या नाम है, IUCN। तो इसको जो है कि IUCN और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे 18 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिकेटल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि वो कौन सा प्रजाति है, वो कौन सा पक्षी है जो द क्रिकेटल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पर मोर है। मोर जो है कि आपका जो है कि क्रिकेटल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसका जो है कि जिक्र NCERT में किया गया है आपकी बुक में। ठीक है, अब देखिएगा आगे, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो है कि स्थानिक जाति का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए स्थानिक जाति के उदाहरण यहाँ पर निकोबारी कबूतर है, जिसका जिक्र जो है कि आपके NCERT में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पर उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं, ये आपके TRE 1 में पूछा गया था। आप याद करिए कि जो है कि वो कौन सी जनजाति है जो कि पूजा करती है। तो देखिएगा इमली और आम की पूजा करती है उड़ीसा और बिहार की जनजाति। तो देखिए बिहार में जो है कि संथाल जनजाति पाई जाती है, और ये उसी संबंधित प्रश्न है जो आपके TRE 1 में बना था। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं, तो वो इमली और आम है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा आगे, यहाँ पर वृक्ष बचाओ आंदोलन क्या था, यानी सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर वृक्ष नहीं है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था, यानी कि जो बीज बचाओ आंदोलन था वो क्या था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, इसका जिक्र जो है कि आपके जो है कि NCERT बुक में किया गया है क्लास 10th की। बीज बचाओ आंदोलन क्या था, तो बीज बचाओ आंदोलन फ्रेंड्स यहाँ पर टिहरी के किसानों द्वारा बिना रसायन खाद के फसलों का उत्पादन, ये बीज बचाओ आंदोलन का उद्देश्य था। यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। इसका जो है कि क्या उद्देश्य था, ये देखिए ये बिल्कुल आपकी NCERT की लाइन है। और जो है कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, तो इस प्रश्न का जो है कि आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी जो है कि घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य था, तो शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना, यही उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ पर ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, और ये चैप्टर के जो है कि ख़त्म होने के जो है कि अंत में कितनी जो है कि खूबसूरत लाइन लिखी गई है। पेड़ एक जो है कि विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, और यह कभी भी रक्षा करता है, यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ये जो है कि गौतम बुद्ध की लाइन है, जो आपके 10th के NCERT में चैप्टर 2 के लास्ट में दिया गया है। और देखिए ये कितनी खूबसूरत लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 के जो है कि MCQs को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और देखिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जब आप जो है कि सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और जो है कि कमेंट करते हैं और पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो जो है कि हमें जो है कि बहुत ही अच्छा लगता है और हम भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो हमें जो है कि और उत्साह होता है कि जो है कि हम आपको कौन सा मटेरियल यहाँ पे परोस दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, तो तीसरा चैप्टर से हम MCQs करेंगे।
जो है कि तीसरा चैप्टर हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है तीसरे चैप्टर का, तो निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन पर पाई जाती है, यानी कि वो कौन सी परियोजना है जो कि सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है। तो जो है कि इसका आंसर क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना, जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन पर बनाई गई है या पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है, आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में भी प्रश्न बना था शायद टीजीटी में या पीजीटी में, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है, यानी कि वो कौन सी नदी है जहाँ पर जिस पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। तो जो है कि महानदी है, और महानदी पर क्या बनाया गया है, हीराकुंड जो है कि बांध बनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। और देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न क्या है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है, तो टांका कहा जाता है। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। टांका किसको कहा जाता है, तो राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है, टांका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स 4 नंबर का प्रश्न, ये आपके जो है कि टीआरई में शायद पूछा था, मैं जो है कि पीवाईक्यूज में कराया हूँ और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है, यानी कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में की जाती है, कहने का प्रश्न का ये मतलब है। तो ये मेघालय में की जाती है। और बांस ड्रिप सिंचाई के बारे में जो है कि आपके एनसीईआरटी में चित्र बनाकर भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा फ्रेंड्स आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे 5 नंबर के प्रश्न की तरफ, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, यानी कि वो कौन सी नदी है जिस पर एक भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा 5 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो यमुना नदी है जिस पर जो है कि एक भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिएगा ऊपर आप जो है कि सतलुज नदी पर जो है कि कौन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजना बनाई गई है, तो भाखड़ा नांगल। यहाँ पर जो है कि भाखड़ा याद रखिएगा, भाखड़ा किस पर है, तो भाखड़ा जो है कि आपके सतलुज ब्यास नदी बेसिन पर है, ठीक है। और महानदी पर क्या है, तो महानदी पर आपका जो है कि हीरा कुंड है, इसको जो है कि आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, हीरा कुंड जो है कि परियोजना है। और नर्मदा नदी पर कौन सा है, तो नर्मदा नदी पर जो है कि सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो इसको भी आप जो है कि यहाँ पर याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध जो है कि किस पर बनाया गया है, तो नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिएगा सरदार सरोवर परियोजना में कौन से राज्य शामिल है, यानी कि जो सरदार सरोवर परियोजना है इसमें ये कौन से राज्य में है, तो जो है कि सरदार सरोवर परियोजना ये जो है कि आपके जो है कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान, उपयुक्त सभी में जो है कि है। आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर है। सरदार सरोवर परियोजना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्य में शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ये जो है कि लाइन आपके एनसीईआरटी में जो है कि दी गई है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो जो है कि ये जो है कि आपके कहे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या कहे थे, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और देखिएगा आगे, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है, यानी कि कितने प्रतिशत जल जो है कि अलवणीय है, यानी कि पीने योग्य है। तो जो है कि यहाँ पर जो है कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है 2.5, ठीक है। तो इसको जो है कि 2.5%, यानी कि 2.5 यहाँ पर 2.5% जल क्या है, तो जो है कि अलवणीय है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित
प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, जिसका जो है कि जिक्र आपके एनसीईआरटी में किया गया है। 9 का जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, भोपाल झील। भोपाल झील क्या है? भोपाल झील फ्रेंड्स जो है कि 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है भोपाल झील। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर जो है कि आपके जो है कि 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए, इनमें से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है? तो जो है कि गुल और कुल जो है कि ये दो शब्द है जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। हिमालय जो है कि पश्चिमी हिमालय, पश्चिम हिमालय के क्षेत्र गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा आपका 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, तो 11 नंबर का देखिएगा यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न फ्रेंड्स आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? इसका जो है कि कारण क्या है, तो इसका कारण है यहाँ पर जो है कि पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर और प्रश्न जो है कि यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? यानी कि ताज़ा पानी का कौन कौन से स्रोत हैं, ये जो है कि आपको बताना है। तो भूजल क्या है जो है कि ताज़ा पानी का जो है कि स्रोत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है, इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? यानी कि अलवणीय जल का स्रोत कौन होता है? तो यहाँ पर देखिएगा उपरोक्त सभी, यानी कि वर्षण, सतही जल और भौम जल, ये क्या है? अलवणीय जल के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर जो है कि 14 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा 14 का जो है कि डी जो है कि राइट आंसर है, जो हम ऊपर बताए हैं आपको, गुल अथवा कुल। यानी कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए जो है कि गुल और कुल की विधि जो है कि अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे टोटल यहाँ पे 15 प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखिएगा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यानी कि नागार्जुन जो है कि सागर बांध जो है कि किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसका जिक्र जो है कि आपके एनसीईआरटी बुक में किया गया है। अब देखिएगा आप यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? यानी कि जो है कि इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो जो है कि यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण, ये क्या है? बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, बाढ़ नियंत्रण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है? यानी कि वो कौन सा पर्यावरणीय नुकसान है जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है? तो जो है कि यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधि, जो कि ज्वालामुखी गतिविधि फ्रेंड्स पर्यावरणीय नुकसान है जो कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है। तो जो है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे 18 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी जलीय कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी जलीय कृतियाँ हैं जो कि प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? तो जो है कि 18 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ से 19 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा
कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है। यानी कि जो है कि फ्रेंड्स यहाँ पर 19 का जो है कि 20 बी राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत। यानी कि जल विद्युत क्या है, जो है कि बिजली का उत्पादन का 22% किससे होता है, तो जो है कि यहाँ पर भारत में उत्पादित कुल बिजली का जो है कि 22% जल विद्युत से जो है कि प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न करते हैं। यानी कि जल प्रदूषण जो है कि ये किस प्रकार की जो है कि समस्या उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे जल जनित बीमारियाँ जो है कि उत्पन्न होगी जब जो है कि जल का प्रदूषण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वह कौन सा राज्य है जिसने अपने पूरे राज्य में हर घर, ये देखिए ये प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आपके जो है कि TRE 3 में जो है कि पूछा गया प्रश्न है। इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। वह कौन सा राज्य है जिसने अपने पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया है, और जो ऐसा नहीं करेगा उस पर जो है कि कानूनी कार्रवाई करेगा, वो राज्य कौन सा है। तो जो है कि तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो है कि यहाँ पर जो है कि अपने राज्य में हर घर पे जो है कि छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना अनिवार्य कर दिया है। जो घर ऐसा नहीं करेगा उस पर जो है कि कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा जो है कि तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जिसका जिक्र जो है कि आपके जो है कि 10th की NCERT भूगोल में चैप्टर 3 के लास्ट में जाएंगे तो जो है कि ये आपको मिलेगी लाइन। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ पर जो है कि चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है। अब चैप्टर नंबर 4 के जो है कि हम लोग MCQs को करेंगे। और जो है कि यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो चाय जो है कि चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है। यानी कि चाय जो है कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाय की खेती जो है कि रोपड़ कृषि में आती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए रोपड़ कृषि में क्या क्या आते हैं, तो जो है कि काफ़ी भी आती है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। चाय काफ़ी हो गई, और देखिएगा रबड़ भी रोपड़ कृषि में आपका आता है जो NCERT में दिया गया है। और जो है कि गन्ना भी आता है, इसको जो है कि आप रोपड़ कृषि में जो है कि ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशमदार फसल है। यानी कि कौन सी रेशमदार फसल है, इसको जो है कि आपको बताना है। तो जूट क्या है, रेशमदार जो है कि फसल है। और रेशम कीट जो है कि पालन जो है कि किसको कहते हैं, तो सेरीकल्चर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे 3 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है। तो जो है कि ये सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। यानी कि वो क्या है, चाय है। और चाय के जो है कि उत्पादन और जो है कि निर्यातक में भारत जो है कि अग्रणी है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और चाय एक जो है कि पेय पदार्थ है, इसको भी आप जो है कि पेय फसल है। ठीक है, और इसको भी आप याद रखिएगा। 4 का जो है कि सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ से जो है कि 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या भारत के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यानी कि जो है कि भारत के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है, तो कृषि है। ज़्यादातर क्षेत्रों में कृषि ही जो है कि लोगों का व्यवसाय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये जो है कि आपके NCERT में लिखा गया है। और देखिएगा यहाँ से 6 का जो है कि 6 नंबर का प्रश्न आपका क्या कहता है, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की खेती की जाती है। तो देखिएगा जहाँ पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर किस प्रकार की खेती की जाती है। तो वहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल वाणिज्य खेती की जाती है। वाणिज्य का मतलब जहाँ पर कुछ जो है कि कमाने का स्रोत हो, उस तरह की फसलें की जाती हैं, जो है कि जिसका भाव भी अच्छा मिले, इस प्रकार की खेती की जाती हैं। और वाणिज्य जो है कि खेती में जो है कि कौन कौन सी फसलें आती हैं वो हम जो आगे MCQs में जानेंगे।
और देखिएगा भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से जो है कि वाणिज्य खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पर बी बिल यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स बिल्कुल 6 का यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न था आपका, ऊपर 6 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न था जो है कि जिसका जो है कि क्या भारत के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय तो कृषि है। और यहाँ से 6 का जो है कि महत्वपूर्ण यहाँ पर 6 का जो है कि भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से जो है कि किस प्रकार की खेती की जाती है, तो 6 का जो है कि बी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया था हमसे। गहन जीविका कृषि होती है जहाँ पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र हैं। तो गहन जीविका कृषि, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इनमें से कौन खरीफ की फसल है, यानी कि खरीफ, रबी और जायद, ये तीनों से एक या दो प्रश्न जरूर मिलते हैं। तो इनको जो है कि आप यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा और जो है कि वो हम कॉन्सेप्ट में बताएंगे, लेकिन इस प्रश्न को आप देखिए, इनमें से कौन खरीफ की फसल है। तो देखिएगा खरीफ की फसल जो है कि बाजरा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बाजरा जो है कि खरीफ की फसल में आता है और इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए आगे फ्रेंड्स 8 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ इनमें से किस फसल का उपभोक्ता भी है, यानी कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ किस फसल का उपभोक्ता भी है। तो वो फसल जो है कि आपकी क्या है, तो दलहन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है कि दलहन में उत्पादन में भी जो है कि सर्वश्रेष्ठ है और जो है कि उपभोक्ता भी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दलहन। अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे, जायद शस्य प्रारूप के दौरान इनमें से कौन सी फसल पैदा होती है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। तो देखिए जायद की फसल में खरबूज आता है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। मूंग भी आती है, लेकिन जो है कि ये जो है कि ये गलत आंसर है, मूंग, ठीक है। तो मूंग को आप याद रखिएगा कि जो है कि अगर देखिएगा इसमें खरबूज और मूंग दोनों ऑप्शन में है तो खरबूज को आप टिक कीजिएगा, क्योंकि जायद की प्रमुख फसल खरबूज है, ठीक है। और देखिएगा अगर खरबूज जो है कि ऑप्शन में ना हो तो मूंग को भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कि कमेंट नहीं करेंगे कि सर आप जो है कि गलत बताए हैं। और यहाँ से जो है कि आपका जो है कि 10 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो वो कौन सा देश है, तो वो देश हमारा जो है कि भारत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है, जो है कि भारत में विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, भारत है। अब देखिएगा ऑप्शन जो है कि आगे अगले प्रश्न की तरफ, कौन खरीफ की फसल है, यानी कि गेहूं, जौ, मटर और मूंगफली में कौन सी जो है कि खरीफ की फसल है। तो जो है कि मूंगफली जो है कि खरीफ की फसल में आती है। इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा, ये प्रश्न शायद आपके जो कि TRE 3 में बना था। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है, जो है कि मूंगफली एक खरीफ की फसल है। अब देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है, यानी कि चावल को जो है कि किस राज्य में व्यावसायिक फसल को माना जाता है। तो ये जो है कि आपके NCERT में दिया गया है पंजाब में जो है कि चावल को जो है कि व्यावसायिक फसल माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे 13 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ इनमें से किस फसल का उपभोक्ता भी है। तो जो है कि 13 का जो है कि हम बताए हैं दलहन, ऊपर भी ये शायद प्रश्न था, लगता है 2 बार टाइपिंग हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर फल एवं सब्जियाँ किस प्रकार की फसल में आती हैं। तो देखिएगा फल एवं सब्जियाँ बागवानी फसल में आती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है और ये PGT TRE 3.0 री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिएगा फल एवं सब्जियाँ बागवानी फसल में आती हैं, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिएगा आपका जो है कि 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, हमारे देश में किस किस्म की कॉफ़ी पैदा होती है। तो देखिएगा हमारे देश में यानी कि भारत में जो है कि अरेबिका किस्म की जो है कि कॉफ़ी पैदा की जाती है। ये जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। अरेबिका किस्म की जो है कि कॉफ़ी हमारे जो है कि भारत में पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा जो है कि 16 नंबर का प्रश्न, झूम किस प्रकार की कृषि है।
तो जो है कि झूम क्या है, कर्तन दहन प्रणाली है। और जो है कि इसका जिक्र आपके 10th के एनसीईआरटी भूगोल में चैप्टर नंबर 4 में किया गया है, तभी जो है कि यहाँ पर एमसीक्यूज में हम बनाए हैं। और यहाँ पर झूम किस प्रकार की कृषि है, तो कर्तन दहन प्रणाली की कृषि है झूम। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा आगे 17 नंबर का प्रश्न है, झूम कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है। तो जो है कि झूम कृषि को जो है कि इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है, तो झूम कृषि को इंडोनेशिया में लद्दांग के नाम से जाना जाता है। इसका भी जिक्र जो है कि आपके एनसीईआरटी में किया गया है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में झूम की कृषि को लद्दांग कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा आगे, निम्न में से कौन सी फसल उष्ण और उपोष्ण कटिबंधी फसल है, तो 18 का जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गन्ना क्या है, गन्ना जो है कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधी फसल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिएगा 19 का जो है कि आपका गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यानी कि गन्ना का जो है कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो जो है कि ब्राज़ील है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरे स्थान पे कौन आता है, तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे वो दो देश हमारा जो है कि भारत है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पे ब्राज़ील, दूसरे स्थान पे भारत। ठीक है, अब देखिएगा आगे 20 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भूदान आंदोलन से कौन जुड़े थे। और देखिएगा भूदान आंदोलन का आपके 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 में जिक्र किया गया है। तो भूदान आंदोलन से कौन जुड़े थे, तो जो है कि विनोबा भावे जुड़े थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, विनोबा भावे भूदान आंदोलन आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा चैप्टर नंबर 4 भी हमारा खत्म होता है। और इस चैप्टर के जो है कि ख़त्म होते ही जो है कि इसमें 3 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे, जो कि इससे भी डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो इसको जो है कि देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो रोपड़। रोपड़ जो है कि ऐसी जो है कि कृषि है जो कि एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सी रबी फसल है, तो चना क्या है, रबी की फसल है। और रबी की फसल में क्या आती है, तो गेहूँ आता है, जौ आता है, मटर आता है और सरसों, ये क्या है, तो ये रबी की फसलें हैं। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, जो है कि ग यहाँ पर राइट आंसर है, रबी की फसल में गन्ना। और ये गेहूँ, जौ, मटर, सरसों को भी याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो फलीदार फसल में जो है कि दालें आती हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क बिल्कुल राइट आंसर है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, जो है कि आज की क्लास जो है कि ख़त्म होती है। लगभग हम लोग 100 जो है कि एमसीक्यूज, यहाँ पर 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम लोग किए हैं। और देखिएगा जो है कि क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जो है कि आप बताइएगा। और देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन जो है कि एमसीक्यूज हम करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।